हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। उसी श्रेणी में एक नया प्रश्न पत्र जो कि आपके सामने है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आरपीएससी द्वारा लिया गया था। कौन सा पेपर था? तो टाउन प्लानर का जो पेपर था, जो कब लिया गया था? ये लिया गया था 16 जून 2023 को लिया गया था। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे ही अपन पहला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपकी अपनी तैयारी को मजबूती मिलेगी और बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे सारे प्रश्न पत्र जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। आरपीएससी के अलग, आरपीएससी के जो पुराने प्रश्न पेपर है उनकी अलग प्लेलिस्ट है, और आरएसएसबी बोर्ड या आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जो बनी हुई है उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो आप चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, रोज़ एक पेपर आप देखा करो, इससे कि आपकी तैयारी और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, आपका अनुभव बढ़ेगा। राजस्थान जीके में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से बार बार सवाल उठाए जाते हैं, तो इससे आपका अनुभव बढ़ेगा। अनुभव बढ़ने से फिर आपका जो भी है नॉलेज, आपका जो भी पेपर होगा तो पेपर क्लियर करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो देखे तो मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको। मैंने ये बताया था जी जी सी पी, GGCP, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। सर ये क्या है? तो ये देखो, प्रथम चरण का जो उद्घाटन किया था वो NV गाडगिल ने किया था। दूसरे चरण का उद्घाटन NV गाडगिल ने किया। तीसरे चरण का जो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिन्हें अपन चाचा नेहरू कहते हैं। और तीसरे चरण का जो उद्घाटन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सॉरी, चौथे चरण वाला। ठीक है, तो 4 चरण हो गए। पहले चरण का गाडगिल, दूसरे चरण का भी गाडगिल ने किया था, तीसरे चरण का जो सरदार जवाहरलाल नेहरू ने किया था, चौथे चरण का जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो चौथे चरण के अपन कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चौथा चरण जो हुआ था कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। तीसरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। इसमें कितनी रियासतों का विलय हुआ था एकीकरण के समय? तो 4 रियासतें मिली थी। कितनी रियासतें मिली थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, जे 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 बी, 3 बार जे फिर बी। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 रियासतों का विलय हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके जो प्रधानमंत्री बने थे चौथे चरण में, जो प्रधानमंत्री बने थे वो हीरालाल शास्त्री बने थे। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा मैं राज प्रमुख की बात कर लूँ तो चौथे चरण में जो राज प्रमुख बने थे वो जयपुर के मानसिंह द्वितीय बने थे। कौन बने थे? जयपुर के मानसिंह द्वितीय। और महाराज प्रमुख की मैं बात कर लेता तो महाराज प्रमुख जो कि मेवाड़ के भोपाल सिंह को बनाया गया था। किसे बनाया गया? मेवाड़ यानी उदयपुर के भोपाल सिंह को बनाया गया था। और उपराज प्रमुख कौन थे चौथे चरण में? अगर ये सवाल बनता तो आपको उत्तर करना भीम सिंह कोटा। और राजधानी किसे बनाई? तो राजधानी जो अभी राजधानी है वर्तमान के अंदर, उसी को चौथे चरण में राजधानी बनाई थी। किसे? जयपुर को। आपको याद रखना, किसे? जयपुर को राजधानी बनाई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि मैंने आपसे बताया। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और तथ्य शेयर कर लेता हूँ जो कि आपको अच्छे से याद रहे। देखो, एकीकरण के समय जो रियासतों के जो शासक थे ना उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अलवर की चर्चा कर लेता हूँ। अलवर में एकीकरण के समय कौन शासक था? तो तेज सिंह थे। भाई कौन था? तेज सिंह। जबकि बांसवाड़ा की मैं बात कर लूँ तो चंद्रवीर सिंह थे। भरतपुर की मैं बात कर लेता हूँ तो कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह थे। बूंदी की मैं बात कर लूँ तो बहादुर सिंह थे। बीकानेर की मैं बात कर लूँ तो उदयवान सिंह थे। सॉरी, बीकानेर में शार्दुल सिंह थे। बीकानेर में शार्दुल सिंह थे। और उदयवान सिंह जो थे ना वो तो धौलपुर के थे। उदयवान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। जयपुर के अपने कौन थे? मान सिंह थे। ठीक है, मान सिंह दिखते थे जयपुर के। डूंगरपुर की बात कर लूँ तो लक्ष्मण सिंह थे। झालावाड़ की मैं बात कर लूँ तो हरीश चंद्र थे। जैसलमेर की मैं बात कर लूँ तो रघुनाथ सिंह थे। जोधपुर में अपने हनुवंत सिंह थे जो कि अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और इसके अलावा करौली के जो थे वो गणेश पाल देव थे। कौन थे भाई? गणेश पाल देव। एकीकरण में तो गणेश पाल देव थे। ठीक है, आपको याद रखना। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ 1857 की क्रांति में तो उस समय मदन पाल थे। कौन थे भाई? मदन पाल। इसके अलावा किशनगढ़ के जो थे सुमेर सिंह थे। कोटा के कौन से? तो कोटा के जो थे वो भीम सिंह थे। कोटा के कौन थे? कोटा के भीम सिंह थे। ठीक है, अब 3 ठिकानों के जो है वो इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते थे। ठिकानों के मैं आपके याद करवा देता हूँ। एक तो आपका ठिकाना था कुशलगढ़। ठीक है, दूसरा आपका ठिकाना था निमराना और एक था आपका लावा।
कुशलगढ़ के कौन थे भाई? हरेंद्र सिंह। कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह। निमराना के कौन थे? निमराना के जो आपके थे वो राजेंद्र सिंह थे। निमराना के कौन थे? राजेंद्र सिंह थे। और एक अपने थे लावा। लावा के कौन से? तो बंश प्रदीप सिंह थे। कौन भी? बंश प्रदीप सिंह। ठीक है, तो अब देखो कैसे आपको याद रखना है। देखो मैं ट्रिक से बताता हूँ। निमराना का रा ले लो, निम रा, निमराना का रा ले लो और शासक रा से राजेंद्र सिंह हो जाएगा। निमराना का रा और राजेंद्र सिंह का रा। राजेंद्र सिंह यहाँ के शासक थे, तो राजेंद्र का रा, निमराना का रा याद हो गया होगा मुझे पता आसानी से। अब आप कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में भी। और लावा, लावा का पीछे का वा ले लो और बंश प्रदीप का वे ले लो। बंश प्रदीप का वे ले लो, लावा का वे ले लो। ये भी आपको याद हो गया। बचा क्या है? कुशलगढ़। तो बता दो कुशलगढ़ के कौन हो जाएंगे? हरेंद्र सिंह। कुशलगढ़ के कौन हो जाएंगे? हरेंद्र सिंह। तो ये ठिकाने के जो शासक थे एकीकरण के समय, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो प्रतापगढ़ के जो थे वो अंबिका प्रताप थे। उदयपुर के भोपाल सिंह थे। अपने शाहपुरा की बात कर ले तो सुदर्शन देव थे। सिरोही के अभय सिंह थे। ठीक है, और टोंक की बात कर लूँ तो अजीजुद्दौला थे। टोंक के कौन थे? अजीजुद्दौला थे। तो ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नीमूचना। ठीक है, कहाँ हुआ था? नीमूचना हुआ था। सबसे पहला ये नीमूचना हत्याकांड हुआ कब था? ये तिथि आपको याद रखनी। आरपीएससी के द्वारा ये तिथि भी पूछी गई है। 14 मई 1925 को हुई थी। कब हुआ भाई ये हत्याकांड? नीमूचना जो हत्याकांड हुआ 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, दूसरा ये नीमूचना कहाँ पड़ता था? ये नीमूचना जो पड़ता है अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? अलवर में पड़ता है। ठीक है, अलवर जिले में पड़ता है। तो नीमूचना के बारे में अपन कुछ देख ही लेते हैं। मैं बात कर लेता हूँ कि 31 मई 1925 को जो नीमूचना हत्याकांड हुआ ना, उसका जो प्रकाशन कौन से अखबार ने किया था? तो इसका जो प्रकाशन किया था वो तरुण राजस्थान ने किया था। कौन सा अखबार ने किया था? तरुण राजस्थान ने किया था। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक इसे बुरा बताया था। उस समय अलवर में क्या होता था? तो अलवर रियासत में 80% भूमि तो खालसा के अंतर्गत आती थी, केवल 20% भूमि ही जागीरदारों के पास थी। ठीक है, और उसी समय विश्वदारी जो प्रथा होती थी वो अलवर राज्य में थी। विश्वदारी प्रथा अलवर में थी। और इजारा पद्धति ये भी आपकी कहाँ थी? अलवर में थी। इजारा पद्धति होती क्या थी? तो इजारा पद्धति में जो ऊंची बोली लगाने वाले होते थे उन्हें निश्चित भूमि को निश्चित अवधि पे दिया जाता था, यानी बोली के आधार पर होता था इजारा। जिसने ज़्यादा बोली लगा दी उस वो ज़्यादा समय के लिए तो उसे वो भूमि दे दी जाती थी। ये भी आपको याद रखना। तो ये नीमूचना हत्याकांड था। ठीक है, इसका देखो एक तथ्य आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि नीमूचना गांव के जो किसान थे ना, उसके रघुनाथ की जो पुत्री थी सीता देवी का जो संबंध है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। सीता देवी ने 14 मई 1925 को नीमूचना गांव में महिलाओं का नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सीता देवी ने किया था। ठीक है, और इस समय अगर मैं अलवर रियासत के राजा की बात कर लूँ तो जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह थे। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। ठीक है, नीमूचना गांव कौन सी तहसील में पड़ता था? बानसूर तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में पड़ता? बानसूर तहसील में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? ये आपको बताना है। तो देखते कितनी छावनियाँ थी। तो जो छावनियाँ थी वो 6 छावनियाँ थी। भी कौन सी कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी थी? सबसे पहले की बात कर लूँ तो नसीराबाद हो जाएगी आपकी। ठीक है, दूसरी की मैं बात कर लूँ तो नीमच हो जाएगी आपकी। ठीक है, तीसरी की मैं बात कर लूँ तो एरिनपुरा हो जाएगी आपकी। चौथी की मैं बात कर लूँ आपकी तो देवली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? देवली। ठीक है, पाँचवीं की मैं बात कर लूँ तो ब्यावर हो जाएगी आपकी। ठीक है, और छठी की मैं बात कर लूँ आपकी तो खेरवाड़ा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? खेरवाड़ा। तो ये 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, एरिनपुरा पाली, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर, खेरवाड़ा उदयपुर। इसमें से देखो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो जो छावनियाँ थी उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। कौन कौन सी थी? एक तो खेरवाड़ा और एक ब्यावर। एक तो खेरवाड़ा अजमेर वाली, सॉरी ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर वाली जो छावनियाँ थी उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। सॉरी गाइज। तो अब देख लेते हैं, चलो क्रांति में आगे तो अपन पीए की भी बात कर ही लेते हैं। पीए मतलब आप समझ गए होंगे, पॉलिटिकल एजेंट। उस समय जो कि रियासतों के जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे कौन थे? कोटा की मैं बात कर लूँ तो कोटा के थे बर्टन, मेजर बर्टन। जोधपुर की मैं बात कर लूँ तो मॉक मोहसिन थे भाई।
जोधपुर के पीए कौन थे? मॉक मौसन। भरतपुर की मैं बात कर लूँ तो मॉरिसन थे। कौन थे? मॉरिसन। और आपको 10वीं की बोर्ड की जो किताब है राजस्थान अध्ययन वाली, उसमें आपको निक्सन भी मिलेगा। तो मॉरिसन और निक्सन आपको दोनों याद रखने हैं। और जयपुर रियासत की मैं बात कर लूँ तो मेजर ईडन थे। उदयपुर की मैं बात कर लूँ तो मेजर शावर्स। और सिरोही के जो थे वो जेडी हॉल थे। कौन थे भाई? जेडी हॉल। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे ना, उनकी भी अपन बात कर ही लेते हैं। जैसे मैंने पहले आपको एकीकरण के समय जो रियासतों के सारे शासक की बात करी थी, तो अपन अब जो एकीकरण के समय जिस रियासत के जो शासक थे उनकी बात करने वाले हैं जल्दी से। कोटा के कौन शासक थे? राम सिंह थे, मैंने पहले भी बताया था। बूंदी के कौन है? राम सिंह थे। जयपुर के कौन है? राम सिंह है। क्लियर हो गया? याद रह जाएगा, कोटा, बूंदी, जयपुर। कोटा, बूंदी और जयपुर के जो शासक थे वो कौन थे? राम सिंह थे। ठीक है। अब मैं बात कर लूँ जोधपुर के, अपने तख्त सिंह थे। तो जोधपुर के 1857 की क्रांति में तो तख्त सिंह थे, लेकिन एकीकरण के समय कौन थे? तो हनुवंत सिंह थे। ये भी आपको याद रखना। भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह थे एकीकरण के समय। उदयपुर के स्वरूप सिंह थे भाई। ठीक है। ये 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के जो शासक थे ना, वो स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह थे, आपको याद रखना। ठीक है। और जयपुर के मैंने बता दिया। सिरोही का मैं आपको बता देता हूँ, शिव सिंह थे। धौलपुर के भगवंत सिंह थे। बीकानेर रियासत के सरदार सिंह थे। करौली के मदन पाल थे। करौली के कौन थे? मदन पाल थे। करौली के कौन थे? मदन पाल। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो टोंक के तो नवाब वजीरुद्दौला थे। टोंक के कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत के राम सिंह थे। बूंदी रियासत के कौन थे? राम सिंह। अलवर रियासत की बात कर लूँ तो विनय सिंह थे। जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह थे। ठीक है। ये तो 1857 की क्रांति। एकीकरण के समय जैसलमेर का जो शासक था वो रघुनाथ सिंह था। कौन था? रघुनाथ सिंह। झालावाड़ की मैं बात कर लूँ तो पृथ्वी सिंह थे एकीकरण के 1857 की क्रांति के समय। और प्रतापगढ़ की रियासत के जो 1857 की क्रांति में जो शासक था वो दलपत सिंह था। बांसवाड़ा रियासत के जो 1857 क्रांति के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह थे। और डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह थे। तो मैंने आपको एकीकरण के जो शासक थे, एकीकरण के समय जो रियासतों के शासक थे वो भी बता दिए। और 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो भी मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तारागढ़ का किला किस प्रकार का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये आपको बताना है कि तारागढ़ का किला जो उदाहरण है वो किस प्रकार का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो तारागढ़ किला ओदक है, गिरी है, जल है। ओदक है या गिरी है या जल है या फिर धानवन है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। ओदक दुर्ग जो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पे बना होता है, धानवन दुर्ग जो मरुस्थल में बना होता है समतल पर, और जल दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी हो। क्लियर हो गया आपका? तो तारागढ़ का जो किला है वो गिरी दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। तारागढ़ का किला गिरी दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तारागढ़ अजमेर। देखो, राजस्थान में 2 तारागढ़ है। दोनों तारागढ़ों की अपन बात करते हैं। चलो, आज आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया जाएगा सारा। एक तो तारागढ़ अजमेर वाला हो गया। ठीक है। एक तारागढ़ आपका बूंदी वाला हो गया। ठीक है, याद रखना आपको। एक तो तारागढ़ अजमेर वाला, एक तारागढ़ आपका बूंदी वाला। तो सबसे पहले अजमेर वाले की अपन बात कर लेते हैं। तो अजमेर का जो तारागढ़ है, ठीक है, इसे इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक इतिहासकार थे हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग भी बताया। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग किसने बताया है, ये सवाल बनेगा। ऑप्शन में होगा हरविलास शारदा, तो आपको करना हरविलास शारदा ने बताया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो शेरशाह सूरी ने पानी की व्यवस्था के लिए हफ्ज जमाल नामक चश्मे का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर कोई भी चश्मा पूछ लिया जाए तारागढ़ अगर ऑप्शन में हो अजमेर वाला, क्योंकि सर्वाधिक जो चश्मे हैं वो तारागढ़ अजमेर में। तो एक है कौन सा चश्मा बता रहे? हफ्ज जमाल चश्मा जो है, जिसे चीर चश्म भी कहते हैं। हफ्ज जमाल, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार, कन्फ्यूजन ना हो। ये हफ्ज जमाल जो चश्मा है वो तारागढ़ अजमेर में इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राम मालदेव ने अजमेर दुर्ग में किले के ऊपर अरहट से पानी निकालने के पहुंचाने का प्रबंध भी किया था। ठीक है। जो रहट होती है ना, रहट आपने देखा होगा, उसे अरहट कहते हैं। रहट व्यवस्था जो है वो भी किसने की थी? वो मालदेव ने करी थी, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी रूठी रानी उमादे, वो रूट कर यही रहती थी तारागढ़ के किला अजमेर में। इसके अलावा इनके प्रवेश द्वार की मैं बात कर लूँ तो विजय पोल हो गया, लक्ष्मी पोल हो गया, भवानी पोल, हाथी पोल, अरकोट और भवानी और अपना फूटा दरवाजा, ये इनके प्रवेश द्वार हो गए। यह 14 बुर्जे है भाई। बुर्जों से सवाल बना हुआ तारागढ़ अजमेर से। ठीक है। कि भाई घूंगड़ी, घूंघट और इमली कहा कि बुर्ज ये थे तारागढ़ अजमेर की। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बांद्रा भी है, नगारची भी है, फतेह बुर्ज भी है। इसके अलावा यह 2 जाल रहे, एक तो नाना साहब का जाल रहा है, एक इब्राहिम का जाल रहा है, एक बड़ा
जालरा, ये 3 जालरे यहाँ स्थित है। इस जालरे से भी आरपीएससी ने सवाल पूछा, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा और बड़ा जालरा। इसके अलावा देखो मैं और कुछ बात कर लेता हूँ इसके बारे में। तो तारागढ़ पहाड़ी पर जो पृथ्वीराज स्मारक, जो पृथ्वीराज थर्ड थे ना, उनका स्मारक स्थापित है, ठीक है। और इसे विश्व हैबर ने दूसरा जिब्राल्टर कहा है। क्या कहा इसे? दूसरा जिब्राल्टर कहा है, ये भी आपको याद रखना, दूसरा जिब्राल्टर इसे कहा है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण जो किया था, कब किया था भाई? 1113 के अंदर तो अजमेर का निर्माण हो गया था, जबकि 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो किया था वो अजयराज ने किया था भाई। किसने किया था? अजयराज ने तारागढ़ बीटली पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसे गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। तारागढ़ के भीतर एक मुस्लिम संत हुए मीरान साहब की दरगाह स्थित है। और तारागढ़ के जो प्रथम गवर्नर थे मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार तथा उसके प्रिय घोड़े की मजार भी यहाँ स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर जो दारा सिकों थे, शाहजहाँ के पुत्र ने इस दुर्ग में आश्रय लिया था, शरण जो ली थी इसी दुर्ग में ली थी। और इस पहाड़ी के ठीक नीचे एक प्राचीन गुफा बनी हुई है, शीश खाना गुफा, जो कि ये बिल्कुल तारागढ़ से सीधी फाई सागर के निकट चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ निकलती है। ये भी सवाल पूछा हुआ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया। तो ये तारागढ़ अपना कौन सा हो गया? अजमेर वाला हो गया। अब बूंदी तारागढ़ की थोड़ी सी बात कर ले अपन, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बूंदी तारागढ़ का जो निर्माण हुआ 1354 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? राव देवा द्वारा। राव देवा के जो वंशज थे ना, बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा इसके अंदर एक तोप पड़ी है, उसका नाम है गर्भ गुंजन, ठीक है। गर्भ गुंजन तोप का जो संबंध है वो बूंदी के तारागढ़ से है, ये भी आपको याद रखना, गर्भ गुंजन, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कर्नल जेम्स स्टोन ने कहा था कि इसके अंदर जो राजमहल बने हुए वो सभी रजवाड़ों के राज प्रशासन सर्वश्रेष्ठ है, ये भी इन्होंने बताया था। इसके अलावा महाराजा उमेद सिंह के समय निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो भी बूंदी के तारागढ़ में बनी हुई है। तो ये जो इंपॉर्टेंट था ये मैंने आपको बता दिया, बूंदी का तारागढ़ और ये अपना अजमेर वाला तारागढ़। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बूंदी शैली की अपन बात कर ले तो बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो उमेद सिंह के काल को माना जाता है, ठीक है। और उमेद सिंह ने जो चित्रशाला की स्थापना करी थी, जो कि मैंने बताया था, उसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। बूंदी शैली के अंतर्गत राव उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र भी बनाया गया है, जो कि फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बूंदी शैली में और क्या क्या चित्र बने हुए? तो राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, करसन लीला दरबार, शिकार के, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन और बूंदी शैली के प्रमुख चित्र हैं, ये भी। और इनके प्रमुख चित्रकार है जो कि आपको बता दें, एक तो सुरजन हो गया आपका, एक अहमद अली हो गया, एक रामलाल हो गया, एक किशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। ये जो चित्रकार है आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। साधु राम जो है ना नया चित्रकार है, जो इसमें दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है नीचे लिखा हुआ साधु राम। तो क्लियर हो गया, ये 5 जो चित्रकार है, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम, ये बूंदी चित्र शैली के चित्रकार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? आरबीएससी की किताब से हूबहू सवाल छपा है, ठीक है। हूबहू सवाल छपा, पेज नंबर 88 पर आप जाके देख लेना, ठीक है। जो 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर से ये मिला है, ठीक है। राजस्थान अध्ययन वाली जो बुक है, इसके अंदर जो कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है गड़ालियों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और जो लड़के जो गीत गाते हैं उसे लोवड़ी या हरणी के नाम से जाना जाता है। लोवड़ी या हरणी के नाम से, तो जो लड़के गीत गाते हैं उसे कहा जाता है। लड़कियां जो गीत गाती है उसे गड़ालियों के नाम से जाना जाता है। और रात्रि जागरण की बात कर लो तो रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? जम्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जसनाती पंथ किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरेसर गांव में हुई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 4 हो गया। अग्नि नृत्य के बारे में अगर आप कुछ बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अग्नि नृत्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये जो संप्रदाय है कौन सा संप्रदाय? जसनाती जो संप्रदाय है, इसकी प्रमुख जो पीठ है वो बीकानेर के कतियासर गांव में, ठीक है, ये आपको याद रखना।
इसकी जो स्थापना करी थी किसने करी थी? संत जसनाथ जी ने करी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, संत जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1482 ईस्वी में हुआ। समाधि कब ली थी? 1506 ईस्वी में इन्होंने समाधि ले ली, मात्र 24 वर्ष की आयु में। इनके पिता का नाम हमीर जी था, हमीर जी जाट पित, और माता का नाम रूपादे था। इनकी 5 उपपीठ है, वो भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एक तो बमलू बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर, मालासर बीकानेर और पांचला सिद्धा नागौर में। एक पीठ केवल नागौर में पड़ती है, बाकी 4 पीठें जो आपकी वो बीकानेर में पड़ती है। बमलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर ये बीकानेर में, और पांचला सिद्धा जो है आपकी नागौर में पड़ती है। पांचला सिद्धा जो नागौर है, इस पीठ को जसनाती संप्रदाय का मथुरा भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बन सकता है सवाल कि कौन सी पीठ को जसनाती संप्रदाय की मथुरा के नाम से जाने जाता है। तो जो अपनी नागौर वाली पीठ है पांचला सिद्ध, इसे जसनाती संप्रदाय का मथुरा माना जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जसनाथ जी की जाम्बोजी की जो मुलाकात हुई थी वो गोरखमालिया नामक स्थान पर हुई थी। बीकानेर के गोरखमालिया नामक स्थान पर जसनाथ जी और जम्बोजी की मुलाकात हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। जसनाथ जी ने कितने नियम दिए थे? 36 नियम दिए थे, उनके माध्यम से उन्हें उपदेश दिए थे। ठीक है, जसनाती अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, अंगारों पर नंगे पैर ये चलते हैं। ठीक है, जल्दी से निकलते हैं। और जसनाथ जी की जो पत्नी थी उनका नाम काललदे था। क्या था भाई? काललदा था। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देश के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया। इसका एक शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है। ये भी सीधा आरबीएससी की बोर्ड से छपा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश जो ग्रंथ है ना, वो हरिदास जी का है। किनका है भाई? इनमें संग्रह जो बना हुआ ये हरिदास जी का। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरिदास जी की बात कर ही लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था कापड़ोद नागौर में हुआ था। भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद नागौर में हुआ था। ठीक है, हरिदास जी जो थे वो साकला क्षेत्रीय परिवार से थे। इनका मूल नाम तो हरि सिंह था। क्या था? इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह था। ठीक है, वो ये निरंजनी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। भाई इनका कौन सा संप्रदाय के संस्थापक है? तो ये निरंजनी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ठीक है, मंत्र राज प्रकाश के साथ इनके उपदेश जो संग्रहित है, हरि पुरुष जी की वाणी में भी इनके उपदेश संग्रहित हैं। जो संत हरिदास है, ये संत बनने से पहले डाकू थे। इसीलिए इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। और हरिदास जी ने तीखी डूंगरी पर जाकर घोर तपस्या करी थी। ये भी आपको याद रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तथ्य मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं इनकी मेले की बात कर लूँ तो संत हरिदास जी की जो समाधि है वो कहाँ है? तो गाड़ा बास गांव डीडवाना नागौर में पड़ती है। फाल्गुन शुक्ल एकम और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक इनका मेला लगता है। भाई एकम से द्वादशी तक इनका मेला लगता है। कब लगता है? फाल्गुन में इनका मेला लगता है। बस इतना सा आपको याद रखना। संत हरिदास जी का जो मेला लगता है वो फाल्गुन में लगता है। कब लगता है? फाल्गुन में लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम और विजयों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवाकर संजोया। इस लेखा जोखा का वर्णन डेस कहा जाता है, यानी इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाए, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है, बिल्कुल क्या कहा जाता है इसे? इसे जाना जाता है किसके नाम से? ख्यात के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आरबीएससी की बुक से छपा है। ठीक है, बिल्कुल हुबहू, इसलिए कहा जाता है कि ऑथेंटिक किताब से आप स्टडी करो, तो आपको हुबहू सवाल मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, एक होती है वंशावली। क्या होती है भाई? वंशावली। वंशावली में क्या होता है? तो वंशावली में क्या होता है? इसमें राजवंशों की जो वंशावली होता है उसका विस्तृत विवरण आपको मिलता है। एक होती है वात। वात क्या होती है? तो वात कथा या कहानी होती है। ठीक है, राजस्थान में जो ऐतिहासिक और पौराणिक और प्रेमप्रक जो काल्पनिक कथाएं होती है ना, उसे वात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपकी वचनिका होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ। वचनिका क्या होती है? तो ये गद्य और पद की एक तुकांत रचना होती है। ठीक है, कौन सी रचना होती है? तुकांत रचना होती है, जिसमें एक हिंदी वाला अंत्योदय अनुप्रास बार बार मिलता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में कौन कौन सी वचनिका है तो आप बता दो। एक तो अचलदास खींचीरी वचनिका है, एक राठौड़ रतन सिंह महेश दास की वचनिका है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, एक होता प्रकाश। प्रकाश क्या होता? किसी वंश विशेष की उपलब्धि और घटना पे जो प्रकाश डालते हैं उसे प्रकाश कृति के नाम से जान। जैसे राजस्थान में राज प्रकाश है, पापू प्रकाश है, उदय प्रकाश है। ठीक है,
एक होता है अपना मर्स्या। मर्स्या क्या होता है, तो राजा या किसी व्यक्ति के विशेष मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्य रचा जाता है उसे मर्स्या के नाम से जाना जाता है। एक होता है आपका दवावेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा हुआ सवाल है। इसमें क्या होता है, उर्दू फारसी की जो शब्दावली युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली होती है उसे दवावेत के नाम से जाना जाता है। एक होता है रासो। रासो में क्या होता है, राजाओं की जो प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ होते हैं ना, उन्हें रासो कहा जाता है। जैसे बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, मुख्य रासो और बहुत सारे रासो हैं राजस्थान के अंदर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ वैली। वैली क्या होती है, तो वैली जो होती है राजस्थान में, ये राजस्थान के जो शासक होते हैं, सामंत होते हैं, इनकी वीरता, इतिहास, उनकी उदारता, प्रेम भावना का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, वैली में मिलता है। जैसे अपने राजस्थान की एक वैली प्रसिद्ध है, आपको पता हो तो, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है, वैली किशन रुक्मणीरी। कौन सी, वैली किशन रुक्मणीरी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक होता है आपका विगत। एक होता है विगत। विगत क्या होता है, तो ये इतिहास के प्रेरक ग्रंथ की जो लेखन शैली होती है उसे विगत कहा जाता है। और राजस्थान में कौन सी विगत है, तो मारवाड़ी प्रगनारी विगत। ठीक है, ये प्रमुख रचना है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया इसके बारे में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में बनती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी जो कि अजमेर और जयपुर के बीच में है? देखो मैं बता देता हूँ। जैसे ये अपनी अरावली है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये अपनी अरावली होगी। ठीक है, ये अरावली होगी अपनी, ये पहाड़ी होगी, ये चोटी होगी अपनी। ठीक है, ये वाला पार्ट तो अपना उत्तरी अरावली का हो गया, ये वाला पार्ट अपना दक्षिणी अरावली का हो गया, ये अपना पार्ट जो है मध्य अरावली हो गया। ठीक है, अब इसने सवाल ये पूछा है कि कौन सी मध्य अरावली की चोटी अजमेर और जयपुर के बीच फैली है। ठीक है, तो इसमें देखो, तारागढ़ ये मध्य अरावली में पड़ता है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में पड़ता है, दिलवाड़ा आपका ये दक्षिणी अरावली में पड़ता है, अचलगढ़ भी दक्षिणी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ हो जाएगा। ठीक है, तारागढ़ जो कि अजमेर और जयपुर के मध्य पड़ता है। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो 870 मीटर है। अभी कितनी है, 870 मीटर है। कुछ गाइड्स में आपको 873 भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर 870 नहीं, ऑप्शन में 873 दिया हो तो 873 आपको करना है, और 873 नहीं है तो फिर 870 ही आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। तो रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में पड़ती है, उत्तरी अरावली की चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1055 है। कितनी ऊंची है, 1055। दिलवाड़ा की मैं बात कर लूँ तो ये सिरोही के अंदर पड़ती है, दक्षिण अरावली का भाग है। इसकी जो ऊंचाई है 1442 मीटर। कितनी है, 1442। इसके अलावा अचलगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ। अचलगढ़ जो कि सिरोही में पड़ती है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी, 1380 है। अभी कितनी है, 1380 मीटर ऊंची है। ये आपको याद रखना, कितनी ऊंची है, 1380 मीटर ऊंची है। और कुछ चोटियों की बात कर लेता हूँ। तो सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है, कितनी ऊंची, 1722 मीटर ऊंची है। शेर कितनी ऊंची, 1597 मीटर ऊंची है। जरगा कितनी ऊंची है, तो 1431 मीटर ऊंची है। ये भी आपको याद रखना। कमलनाथ कितनी ऊंची है, तो कमलनाथ जो आपकी ऊंची 1001 है। ऋषिकेश 1017 है। धोनिया चोटी जो कि उदयपुर में पड़ती है, 1183 मीटर ऊंची है। इसके अलावा मैं गोगुंदा की बात कर लूँ तो 840 मीटर ऊंची है। ठीक है, नागपानी की मैं बात कर लेता हूँ, 867 मीटर ऊंची है। डोरा पर्वत की बात कर लेता हूँ, 869 मीटर ऊंची है। ठीक है, इसराना भाकर की मैं बात कर लूँ, 839 मीटर ऊंची है। ठीक है, और रोजा भाकर की मैं बात कर लूँ तो 788 मीटर ऊंची है। कितनी भी, 788 मीटर ऊंची है। 788 नहीं, सॉरी, 730। इसराना भाकर 730 मीटर है, सॉरी। ठीक है, इसराना भाकर कितनी, 730 मीटर है। तो ये सारी जो चोटियाँ मैंने आपको बताई, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चोटियों की ऊंचाई पूछी जाती है और फिर सुमेलित किया जाता है। माही नदी के किनारे कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। भाई किसे कहा जाता है, 100 द्वीपों का जो शहर कहा जाता है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ। देखो, तो कुछ सिटियों के उपनाम अपन देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, तो देखो, पीला शहर के नाम से जाना जाता है किसको, जैसलमेर को। पीला शहर किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, और रेड सिटी, रेड सिटी यानी लाल लाल शहर जो कहा जाता है, धौलपुर को कहा जाता है। पीला शहर जैसलमेर, लाल शहर धौलपुर। किलों का शहर जोधपुर को कहा जाता है। अभी किलों का शहर किसे कहते हैं, जोधपुर का। जबकि बावड़ियों का जो शहर कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बूंदी को। उद्योगों का जो शहर है वो कोटा कहलाता है। उद्योगों का शहर किसे कहते हैं, कोटा को। जबकि व्हाइट सिटी जो कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है, सफ़ेद शहर। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर भी बांसवाड़ा। ग्रेनाइट शहर की बात कर लूँ, ग्रेनाइट सिटी जो अपनी झालोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भाई झालोर को कहा जाता है। और राजस्थान का शिमला जो है आपको सभी को पता है माउंट आबू है। राजस्थान का शिमला क्या है, माउंट आबू। ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने आपको कुछ उपनाम आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आ गया बिल्कुल
जवई राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। इसके अंदर देखो मैं बता देता हूँ आपको, पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ लूनी नदी की। बार बार लूनी नदी से सवाल बनता ही है, ठीक है। ये आपका अजमेर का नाग पहाड़ है, यहाँ से आपकी लूनी नदी निकलती है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जहाँ से उद्गम स्थल है, लूनी नदी का उद्गम जो स्थल है वो वहाँ से सागरमती कहलाती है। एक तो सागरमती धारा और एक सरस्वती धारा मिलने के बाद फिर लूनी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली नदी जो मिलती है ना, कौन सी नदी मिलती है? सबसे पहले जो नदी मिलती है गुहिया नदी मिलती है। कौन सी? गुहिया। गुहिया नदी सबसे पहले मिलती है। गुहिया नदी के बाद फिर इधर ये जैसलमेर की तरफ आती है तो इधर जोजड़ी। जोजड़ी एकमात्र नदी है जो दाई तरफ से मिलती है, बाकी सारी नदियाँ ना बाई तरफ से मिलती हैं। फिर आपकी बांडी नदी आएगी। बांडी के बाद बात कर लूँ तो मैं आपकी सूखड़ी नदी आएगी। सूखड़ी के बाद कर लूँ तो जवाई नदी मिलेगी। जवाई के बाद आपकी खारी नदी, और सबसे आखिर में जो मिलती है वो सागी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? सागी नदी। सबसे पहले गुहिया मिलती है, सबसे बाद में आपकी सागी मिलती है। और दाई तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी जो कि जोजरी नदी है। कौन सी नदी है? जोजरी नदी, जो कि दाई तरफ से मिलती है, ठीक है। ये जोजरी नदी जो है ना आपकी, ये जैसलमेर वाली नहीं है जोजरी नदी। ये जोजरी नदी एक अलग से जोजरी नदी है जो कि कहाँ है? ये जोधपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये जोधपुर में ही नहीं, नागौर वाली जोजरी है, जोजरी 2। ये नागौर वाली जोजरी है आपकी, नागौर वाली जोजरी है, ठीक, ठीक है। जैसलमेर वाली जोजरी, जैसलमेर में जो काकनी नदी है, जैसलमेर में तो जोजरी नदी है ही नहीं। जैसलमेर की जो काकनी नदी है उसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है, और उसका जो पानी जाता है वो बूझ झील में जाता है और फिर वो विलुप्त हो जाती है। तो मैंने ये जो जोजड़ी नदी का आप तथ्य याद रखना है, नागौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागौर से, ठीक है। और दाई तरफ से मिलने वाली जो नदी है एकमात्र नदी है जोजरी, बाकी सारी नदियाँ बाई तरफ से मिलती है। सबसे पहले मिलने वाली आपकी गुहिया नदी है, फिर आपकी बांडी नदी मिलती है, फिर आपकी सूखड़ी नदी मिलती है, फिर आपकी जवाई नदी मिलती है, फिर आपकी खारी नदी, और सबसे आखिर में जो मिलती है वो सागी नदी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। तो लूनी नदी के तथ्यों की अपन बात कर लेते हैं। तो लूनी नदी जो है ना, लूनी नदी ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी भी है। इसे मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, आदि खारी आदि मीठी नदी भी कहा जाता है, अंत्य सलीला भी कहा जाता है। इसे नेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अजमेर में सागरमती नदी और सरस्वती नदी आगे चलकर इसे लूनी के नाम से, जैसे मैंने बताया था, दो शाखाएं निकलती हैं, सरस्वती और सागरमती। फिर जहाँ इसका मिलन होता है वहाँ से इसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 350 किलोमीटर लंबी है, और राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। कितना? 330। और लूनी नदी का अपवाह तंत्र राज्य के कुल अपवाह तंत्र का कितना होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 10.41। 10.41 इसका अपवाह तंत्र। 10.41 से मुझे याद आ गया कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है प्रतिशत में पूरे देश का भी 10.41 है। ये भी आपको याद रखना। तो दो तथ्य हो गए यहाँ से, ठीक है। और हल्दीघाटी की युद्ध की योजना अकबर ने जो बनाई थी ना, वो इसी नदी के तट पर बनाई थी। ये भी आपको याद रखना। ये भी सवाल अगर आपका पूछा जा सकता है। और बालोतरा में लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसी कारण इसे कहते हैं कि आधी खारी आधी मीठी नदी। तो ये अपना क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 भागों में बांटा सकता। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। अब देखो मैं बता दें, तापमान वर्षा की बात करें तो तापमान वर्षा के आधार पर जो राजस्थान में वर्गीकरण किया ना, वो किसने किया? तो राजस्थान में जो वर्गीकरण किया वो थार्नवेट ने किया। आपको याद रखना है, किसने किया? थार्नवेट ने, ठीक है। इनडायरेक्टली इसने थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पूछा है आपसे, ठीक है। तो थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में आपको बता ही देता हूँ। देखो थार्नवेट ने 4 भागों में बांटा। एक तो आपका CAW, एक आपका DAW, एक आपका DBW, एक आपका EAD, ठीक है। ये 4 जलवायु भागों में बांटा, ठीक है। CAW, DAW, DBW और EAD, ठीक है। 4 भागों में बांटा। तो अब मैं बता दूँ, CAW जो पाया जाता है राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाया जाता था? ये अधिकांश से दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में ये CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। अब DAW की बात कर लेता हूँ, जिसे उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? इसका अधिकांश भाग बाड़मेर, जोधपुर का अधिकांश भाग, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर और उत्तरी चित्तौड़, इसके अलावा बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर और अलवर जिले में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ DBW जो पाई जाती है ना,
तो ये उत्तरी भाग में पाई जाती है, राजस्थान के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और हनुमानगढ़ गंगानगर पूरा जिला, बाकी चूरू और बीकानेर का अधिकांश भाग भी DBW के अंदर शामिल है। इसके अलावा आखिरी EAD की बात कर लें तो उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जो जलवायु पाई जाती है, एक तो पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर के अंदर EAD प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये मैंने आपको बता दिया थानवेट का वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये सवाना नहीं दिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय जो वन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। हाड़ौती के 4 जिले, इसमें से एक जिला आपको दिया हुआ, 12 तो काली मिट्टियाँ पाई जाती है। अब अपन राजस्थान के जो वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक वर्गीकरण है मिट्टियों का, उसके बारे में जान लेते हैं। ये राजस्थान का मैप मैं बना लेता हूँ, ये राजस्थान का मैप मैंने बना दिया। राजस्थान की आकृति पतंगाकार ये किसने बताया था? ये बताया था TH हेडलैंड है। जबकि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये किसने बताया था? ये वैगनर महोदय ने बताया था। किसने बताया था? वैगनर महोदय ने। ये भी आपको याद रखना। तो ये हो गया अपना, देखो ये वाली जो है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये आपकी अरावली हो गई, ठीक है। और ये आपका हाड़ौती का पठार हो गया, और ये आपका पूर्वी मैदान हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है अपनी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ जो पाई जाती है आपकी एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है, जो कि अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश में। और अरावली के आसपास के जो जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? इनसेप्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? इनसेप्टिसोल की। जबकि मैं यह बात कर लूँ अपने पूर्वी मैदान में, तो अल्फिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। जबकि हाड़ौती के पठार में जो पाई जाती है वो वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पहल है जो वास्तविक समय के आधार पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजवायु। ये करंट अफेयर से पूछा हुआ सवाल, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राजवायु हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन AOMU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईसा फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में डैश के रूप में संस्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड, बीकानेर में स्थापित, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, राजस्थान में स्थापित रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड पार्कों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इसका आंसर मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन मिला नहीं। मैंने पूरी आर्थिक समीक्षा भी चेक कर ली, इसके अलावा मैंने ऑथेंटिक बुकें भी देखी है तो उनमें भी नहीं मिला। तो इसका आंसर आप चेक कर लेना, शायद क्या होगा, मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो एक बार आप इसको ज़रूर कंफर्म करें। अगर किसी विद्यार्थी को पता है और वो मेरे से जुड़ा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PLFS रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सभी आयु के समूह के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य स्थिति PSS के अनुसार राजस्थान राज्य की बेरोजगारी दर UR क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6.2। कितनी थी भाई? 6.2 थी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेट्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के प्रसिद्ध हैंड ब्लॉकिंग प्रिंटिंग तकनीक का नाम जिसमें सफ़ेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाकर जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सांगानेर, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी पावर सेक्टर मार्च 2022 में कार्यकारी सारांश की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी गैर नवीनीकरण में राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है? ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो यानी जल, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश में किस MCDR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेलेनाइट का 100% हिस्सा है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या, दूसरी आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप
की बैठक निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जोधपुर में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई? जोधपुर में आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? भारत अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ने का विचार कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 यानी 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में है। तो वे खंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है आपको बताना है। तो ये दिल्ली, दौसा और लालसोट, दिल्ली, दौसा, लालसोट, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान से संबंधित है जिसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड के अंतर्गत पाठ योजना की पहली श्रृंखला शुरू की है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? BIS, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पेय प्रदर्शनी में भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लंदन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2023 में WHO द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान और तजाकिस्तान, अजरबैजान और तजाकिस्तान। ये करंट के सवाल चल रहे, करंट के बाद वो राजस्थान हिस्ट्री के सवाल हैं, वो सवाल पे अपन देखने वाले हैं। राजस्थान कला एवं राजस्थान इतिहास के जो सवाल है इसके बाद आने वाले हैं। 2023-24 में राजस्थान के बजट की घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 25 लाख कर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लागू है जब तक कि भविष्य में कोई अधिसूचना ना दी जाए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2026, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2023 में महंगाई राहत शिविर के मिशन मोड गतिविधि के अंतर्गत कितने शिविर आयोजित किए जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2700 शिविर आयोजित किए जाएंगे। कितने भाई? 2700 शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो ये आ गया अपना राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है। जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजपुताना, ठीक है। जबकि कर्नल जेम्स स्टोर ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो कर्नल जेम्स स्टोर ने राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा का प्रयोग किया है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वो राणा हमीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने अपनी कृति राव जेतसिर और छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिट्टू सूजा, बिट्टू सूजा ने बताया। किसने बताया? बिट्टू सूजा ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना डैश की अध्यक्षता में हुई है। किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो 1939 की मैं बात कर लूँ तो नैनूराम शर्मा। किसकी अध्यक्षता में हुई? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके बारे में। किसके बारे में? तो अपन बात कर लेते हैं कोटा प्रजामंडल के बारे में। सबसे पहले कोटा प्रजामंडल के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। कोटा प्रजामंडल में जो राजनीतिक चेतना जगाने का जो श्रेय जाता है ना, वो किसे जाता है? तो पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। देखो ये 2 बार इसकी स्थापना हुई थी। एक तो कोट हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से हुई थी, वो 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। फिर कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व जो पंडित नैनूराम शर्मा थे ना, वो कोटा रियासत में पुलिस की नौकरी पर कार्यरत थे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। कभी ये पूछ ले कि कोटा के जो प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे पंडित नैनूराम शर्मा कौन सी नौकरी करते थे? तो पुलिस की नौकरी करते थे। 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मांगरोल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित नैनूराम शर्मा ने ही की थी।
और प्रथम बार जो महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता जो करी थी वो शारदा भार्गव ने करी थी। किसने करी थी? शारदा भार्गव का जो संबंध है वो कोटा प्रजामंडल से है। किससे है? कोटा प्रजामंडल से। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि जो निमुचना जो है उसके अंदर एक महिला ने नेतृत्व किया था, उसका नाम क्या था? सीता देवी। और पंडित नेनूराम शर्मा ने मोडक में हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना किसने करी? तो नेनूराम शर्मा ने करी थी। कहाँ करी? मोडक में करी थी। मोडक जो कोटा का मोडक है वो सफ़ेद सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। 1939 में फिर नेनूराम शर्मा की हत्या हो जाने के बाद जो प्रजामंडल की जो बागडोर संभाली थी वो अबिन हरी ने संभाली थी। किसने संभाली थी? अबिन हरी ने संभाली थी। ये भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आज के आखिरी क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। तो अलवर का मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो अलवर का जो मेव किसान का जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था चौधरी यासीन खान ने किया था। किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने किया था। तो मैं पूरी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अलवर का जो ये मेवात आंदोलन है, ठीक है, मेव किसान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कौन कौन से ठिकानों पे था? तो ये रामगढ़ में था, लक्ष्मणगढ़ में था, किशनगढ़ में था, जिजारा नामक स्थान में था। ठीक है, मेव किसान आंदोलन का कारण क्या था? एक तो कर ज़्यादा लेते थे, दूसरे जंगली सुअर जो कि फसलें खा जाते थे। ठीक है, तीसरा मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया था। चौथी में बात कर लूँ तो सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ा दी। पाँचवीं में बात कर लूँ तो उर्दू को बढ़ावा दिया जाना, इसी कारण मेव किसान आंदोलन हुआ। मेव किसान आंदोलन के जो नेता थे ना, देखो कौन कौन थे, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पटवार में जो आया था ना कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन में चौधरी यासीन खान नहीं था, वह था मोहम्मद हादी। तो उसका उत्तर मोहम्मद हादी को माना था। इसलिए जो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान ने भी करा था। ठीक है, और मोहम्मद अली ने भी करा था, मोहम्मद हादी ने भी किया था, और सैयद भीख नारंग ने भी किया था। ठीक है, चार नेतृत्व करता थे, चौधरी यासीन का, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मेव किसान आंदोलन के समर्थन में एक संगठन की स्थापना हुई थी। उस संगठन का नाम था अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, इसका संबंध भी मेव किसान आंदोलन से ही था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और मैं इसके बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेव किसान आंदोलन का संगठन, एक तो आपको मैंने बता दिया अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम, इसके अलावा जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम। जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम का संबंध भी किससे है? तो अलवर मेव किसान आंदोलन से है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसमें जो जांच आयोग आए थे ना, महाराजा जय सिंह की जांच हेतु जो गठन किया गया था, उसमें सदस्य कौन कौन थे? एक तो दुर्जन सिंह, एक गणेशी लाल, एक गजनाफर अली थे। कौन थे भाई? गजनाफर अली थे। यासीन खान के कहने पर किसानों ने ये जांच आयोग का बहिष्कार किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और तिजारा के सांप्रदायिक दंगे हो गए थे तो अंग्रेजों ने महाराजा जय सिंह को यहाँ से पदच्युत कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे जो तथ्य किसान अलवर के किसान मेव आंदोलन से संबंधित है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में ज़रूर रीड करना। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। मेरी क्लास से आपको फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, ज़रूर आपकी राजस्थान जी के आपको याद हो रही है नहीं हो रही है, तो ये ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।